नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां एक साम्राज्य ने सिर्फ जमीनें ही नहीं बल्कि दिलों और दिमागों को भी अपनी कला से जीता था। आज हम मुगल साम्राज्य की शानदार कला, साहित्य और वास्तुकला की दुनिया को करीब से जानेंगे। तो इस सफर में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे शब्दों और भाषा ने उनके साहित्यिक दुनिया को शक्ल दी, कैसे उन्होंने अनुवाद के जरिए अलग अलग संस्कृतियों के बीच पुल बनाए, चित्रकला में उनकी महारत कैसी थी, संगमरमर में तराशी गई उनकी बेमिसाल वास्तुकला, और आखिर में उनके सिक्के जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। तो देखिए, किसी भी महान साम्राज्य की कहानी शब्दों से ही तो शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले मुगलों की साहित्यिक दुनिया में चलते हैं, जो एक बहुत ही खास भाषा की नींव पर खड़ी थी। मुगलों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी दरबारी भाषा फारसी को चुना। और ये सिर्फ एक भाषा चुनना नहीं था, नहीं, ये एक स्टेटमेंट था जो उनके मध्य एशियाई रूट्स और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक ग्लोबल कल्चर बनाने की उनकी ख्वाहिश को दिखाता था। और इसी भाषा ने उनके पूरे लिटरेचर का टोन सेट कर दिया। अब इस दौर में ना इतिहास को बहुत सीरियसली लिया जाता था। कुछ बादशाहों ने तो अरे भाई अपनी कहानी खुद ही लिख डाली, जैसे बाबर ने तुज़ु के बाबरी में अपने संघर्षों और जीतों का एक एक सच बयान किया। तो वहीं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में कला और नेचर के लिए अपने प्यार को जाहिर किया। और सिर्फ बादशाह ही नहीं, गुलबदन बेगम जैसी शाही महिलाओं ने भी हुमायूं नामा लिखकर इतिहास लिखने में अपना रोल निभाया। ये किताबें सिर्फ राजाओं की कहानियां नहीं हैं, ये उस जमाने की एक सीधी झलक देती हैं। और इसी साहित्यिक माहौल में एक नाम सबसे अलग चमकता है, दारा शिकोह का। उनकी किताब मजमा उल बहरेन, जिसका मतलब है 2 समुद्रों का मिलन, सच पूछे तो एक बहुत ही हिम्मत वाला काम था। ये उस समय की इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को दिखाता है, जहां इस्लाम के सूफीवाद और हिंदू धर्म के वेदांत के बीच कॉमन ग्राउंड यानी समानताओं को खोजा जा रहा था। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि 2 संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक पुल था। तो मुगलों ने सिर्फ अपनी कहानियां ही नहीं लिखी, उन्होंने उस जमीन की कहानियों को भी समझने की कोशिश की जिस पर वो राज कर रहे थे। और बस यहीं से शुरू हुआ ट्रांसलेशन का, यानी अनुवाद का एक कमाल का दौर, जिसने 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक दूसरे के करीब ला दिया। सम्राट अकबर भाई इस मामले में बहुत आगे की सोचते थे। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर इतने बड़े साम्राज्य पर राज करना है तो उसकी संस्कृति को समझना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक पूरा का पूरा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, मकतब खाना बनवाया, जिसका सिर्फ एक ही काम था, भारत के पुराने ज्ञान यानी संस्कृत ग्रंथों को फारसी भाषा में लाना। और इन सारी ट्रांसलेशंस में जो सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, वो था महाभारत का अनुवाद। सोचिए, दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक को फारसी में लाया गया और उसे एक नया नाम दिया गया, रज़्मनामा, जिसका मतलब है युद्ध की पुस्तक। ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं था, ये एक कल्चरल मील का पत्थर था। और ये सिलसिला सिर्फ महाभारत पर नहीं रुका। जैसा हम देख सकते हैं रामायण, पंचतंत्र की वो मजेदार कहानियां, यहाँ तक कि मैथ्स की किताब लीलावती, ज्ञान का हर दरवाजा फारसी जानने वालों के लिए खोल दिया गया था। ये कल्चरल एक्सचेंज का एक सुनहरा दौर था, सही मायनों में। तो शब्दों की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं रंगों की दुनिया में। मुगलों ने जो इतिहास लिखवाया उसे उन्होंने तस्वीरों के जरिए एक विजुअल रूप भी दिया, और इसी से जन्म हुआ एक बिल्कुल अनोखे पेंटिंग स्टाइल का। मुगल पेंटिंग की कहानी भी ना बड़ी दिलचस्प है। इसमें उतार चढ़ाव दोनों हैं। इसकी नींव हुमायूं ने फारसी कलाकारों की मदद से रखी। अकबर ने इसे एक शाही वर्कशॉप पे बदल दिया, जहां रज़्मनामा जैसे ग्रंथों में तस्वीरें बनाई गईं। जहांगीर के जमाने में तो ये कला अपने पीक पर पहुंच गई, जहां पोर्ट्रेट्स और नेचर पर फोकस किया गया। लेकिन फिर औरंगजेब के समय में शाही सपोर्ट कम होने की वजह से ये कला बिखर सी गई। जहांगीर वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो कला का एक असली पारखी था। उसका कॉन्फिडेंस तो देखिए, वो दावा करता था कि अगर एक ही तस्वीर को कई कलाकारों ने मिलकर बनाया हो तो भी वो ये बता सकता है कि कौन सा हिस्सा किस आर्टिस्ट की कूची का कमाल है। कमाल है ना? और उसके दरबार में थे भी एक से बढ़कर एक कलाकार, जैसे उस्ताद मंसूर। अरे वो पक्षियों और जानवरों की ऐसी तस्वीरें बनाते थे मानो अभी बोल पड़ेंगी। इसीलिए उन्हें नादिर उल अस्र यानी युग का अजूबा का टाइटल दिया गया।
वहीं अबुल हसन पोर्ट्रेट्स बनाने में माहिर थे, जो किरदारों की पर्सनालिटी को कैनवस पर उतार देते थे। अब सोचिए, यही बारीकी, यही खूबसूरती जो एक छोटे से कैनवस पर दिखती है, अगर उसे एक बहुत बड़े पैमाने पर पत्थर में उतार दिया जाए तो। चलिए अब देखते हैं मुगल आर्किटेक्चर की शानदार दुनिया को, जहां कला ने पत्थर में जान डाल दी। इस दौर में एक कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, पिएरा ड्यूरा। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो संगमरमर जैसे सख्त पत्थर में कीमती रत्नों और पत्थरों की जड़ाई का काम। ये ऐसा लगता था जैसे पत्थर पर ही पेंटिंग कर दी हो। इसी कला ने मुगल इमारतों को उनकी वो अनोखी खूबसूरती दी है। यहाँ एक मज़ेदार बात बताता हूँ। भारत में 2 मशहूर मोती मस्जिद हैं। एक आगरा के किले में, जिसे शाहजहां ने बनवाया था पूरे शाही दरबार के लिए, और दूसरी दिल्ली के लाल किले के अंदर, जिसे उसके बेटे औरंगजेब ने अपने पर्सनल यूज के लिए बनवाया था। एक ही नाम पर 2 अलग-अलग बादशाहों की निशानी। और ऐसा ही कुछ दीवाने खास के साथ भी है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक बिल्कुल यूनिक डिजाइन वाला हॉल बनवाया था। वहीं शाहजहां ने आगरा और दिल्ली में जो दीवाने खास बनवाए, वो तो संगमरमर से बने, मतलब शानो शौकत का दूसरा नाम थे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि शाहजहां का राज मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। ताजमहल, जो आज पूरी दुनिया के लिए प्यार का सिंबल है, और दिल्ली का वो शानदार लाल किला, ये सब उसी दौर की देन है जो आज भी मुगल साम्राज्य की शान की गवाही देते हैं। और अब आखिर में हम बात करेंगे इतिहास के सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे ताकतवर गवाहों की, सिक्के। जी हाँ, ये छोटे छोटे मेटल के टुकड़े हर बादशाह की सोच, उसकी आस्था और उसके राज की एक अनोखी कहानी कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सिक्कों का सफ़र कैसे आगे बढ़ा। बाबर ने चांदी के शाहरुखी चलाए, फिर बीच में आए शेरशाह सूरी, जिन्होंने रुपया शुरू किया, जो आज भी हमारी करेंसी का बेस है। अकबर ने तो सोने चांदी के अलग अलग शेप के सिक्के बनवाए। जहांगीर ने तो हद ही कर दी, सिक्कों पर अपनी तस्वीर तक छपवा दी। जबकि शाहजहां ने आना सिस्टम शुरू किया। हर सिक्के के साथ साम्राज्य की आर्थिक कहानी भी बदल रही थी। लेकिन अकबर की सोच का सबसे अनोखा, सबसे कमाल का उदाहरण उनके सिक्कों पर देखने को मिलता है। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे सिक्के बनवाए जिन पर हिंदू देवता राम और सीता की तस्वीरें थीं। सोचिए, एक मुगल बादशाह अपनी ज्यादातर प्रजा की आस्था का इस तरह सम्मान कर रहा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मुगल कल्चर का ये पूरा सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी दौर की कला उसके शासक की सोच, उसकी आत्मा को कैसे दिखाती है। इस पर जरा सोचिएगा।